गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले हमने एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उसको आसानी से कर सकते हो, या फिर आप चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कुसमा, वहां से सर्च कर सकते हो। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या लिखेंगे? The tendency of a covalently bonded atom to attract the shared pair of electron towards itself is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्या होगा? मान लो एक मॉलिक्यूल है ए और बी एटम से मिलकर बना है, तो एक एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। इससे पहले हमने आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की है, अब मैं कर रहा हूं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिफरेंस याद रखना भी, उसमें हमने वर्ड यूज किया था आइसोलेटेड गैसियस एटम। वो आइसोलेटेड थे, कोई बॉन्डेड फॉर्म नहीं थे वो, और उनकी जो यूनिट थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल थी। ठीक है, वो आइसोलेटेड थे और उनकी यूनिट थी। और ये क्या है? ये बॉन्डेड है और ये यूनिटलेस है, इनकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, बॉन्डेड स्टेट में कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं, तो लिखो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला आता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है। कब खींच पाएगा? कोई भी एटम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कब अट्रैक्ट करेगा? जब उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा हो, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। यानी मैं अगर पीरियड में इधर की तरफ जाता हूं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। दूसरा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज बढ़ता जाता है, और आपको पता है साइज के साथ ही जो न्यूक्लियर चार्ज की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो डिक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट आता है कि आपने जेड इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला तो कर ही लिया था, एक लेक्चर लिया था मैंने शील्डिंग इफेक्ट, अगर नहीं किया तो वहां से कर लो। जेड इफेक्टिव कैसे निकलता है? जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, या स्लेटर कांस्टेंट, या शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो सिग्मा यानी ये शील्डिंग इफेक्ट को डिनोट कर रहा है सिग्मा। तो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जेड इफेक्टिव क्या होगा? उतना ही कम होगा। अगर जेड इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो कम होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। तो मैं ये क्या कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कह सकते हैं। दूसरा देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड कर रही है परसेंट एस कैरेक्टर पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंट एस कैरेक्टर के, यानी जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, पेनिट्रेशन पावर एस की आपको पता है ज्यादा होती है, उतना ही क्या होगा? वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस के उतना ही नजदीक होगा, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि sp जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा होती है, sp2 की sp3 से ज्यादा होती है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें 50% एस कैरेक्टर होता है। इसमें कितना होगा?
इसमें आपका होगा 33% के लगभग और इसमें 25% होगा। यानी परसेंट ऑफ एस करेक्टर, ये परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है अभी डिक्रीज होता जा रहा है। अगर परसेंट ऑफ एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड कर रही है ना। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ऑक्सीडेशन स्टेट पर कैसे डिपेंड करेगी? मान लो आपका एक है फेरिक आयन और एक है फेरस आयन और आपसे पूछ ले कि इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? भी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। अब इसमें क्या है, प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसकी टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, है ना। आपको जेड ई रेशो पता ही होगा ना, जिसका जेड ई रेशो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होगी। जेड ई रेशो क्या होगा? जेड हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 26 होता है। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 26 में से 3 निकल लिए, कितने बच गए? 23। और यहां कितने बच गए? 26, 2 निकले हैं 24। तो जेड ई रेशो किसका ज्यादा होगा भाई? इसका ज्यादा होगा, है ना। तो जिसका जेड ई रेशो, ये एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा होगा उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा जेड ई रेशो उतना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। अब दूसरा देखो, अगर, और एक बात और ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मान लो आपका ऑक्सीजन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, आपसे पूछ ले कि इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी, तो इसकी होगी। ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इनमें एटॉमिक नंबर क्या है? दोनों का सेम है। जेड ई रेशो निकालो, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन का रेशो, इसमें क्या होगा? 8/9 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 8/10 होगा, है ना। तो रेशो ज्यादा किसका है? जेड ई रेशो, ये ज्यादा है। और मैंने अभी बताया जेड ई रेशो जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिव के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो अफेक्ट कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अब कर रहे हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, तो मैं हटा रहा हूं भी, इसको नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या होगा अभी? अगर आप, पहली बात है अक्रॉस द पीरियड, अगर आप पीरियड में इधर की तरफ जाते हो तो आपको पता है जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये फैक्टर भी किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये फेवर कर रहा है ना। और ये कहां से कहां तक इंक्रीज होगी? यानी लिथियम से लेकर, जैसे लिथियम है, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद में नियोन आता है। नोबल गैस की हमेशा याद रखना भी, जो भी नोबल गैस है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है, तो इसकी तो क्या हो जाएगी? 0। हाँ, तो यहां से वैल्यू देखो आप, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लिथियम की 1 होती है, इसकी 1.5 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 2.5 होती है, इसकी 3 होती है, 3.5 होती है और 4 होती है। ये आर्बिट्रेरी स्केल है भी, जिसको पोलिंग ने बनाया था। ठीक है, तो ये हम बताएंगे 3 मेथड थे, पोलिंग, मोलिकेन और ओर्ले-ड्रोसो स्केल, लास्ट में करेंगे हम इसको। तो देखो भी, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? वो फ्लोरीन की होती है।
यानी मैं पीरियड में इधर की तरफ जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। कहां तक भाई? ग्रुप 17 तक। 18 की तो जीरो होती है आपकी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। और डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन में जाते हो तो 3 हो जाती है, ठीक है। और क्लोरीन से अगर ब्रोमीन में जाते हो तो 2.8 हो जाती है, और आयोडीन में जाते हो तो 2.5 हो जाती है। यानी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते जाती है। अगर ऑक्सीजन से सल्फर में जाते हो तो ये 2.5 के लगभग होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन से अगर आप फॉस्फोरस में जाते हो तो ये 2.1 होती है। इसको भी याद रखना हो तो आपको लिथियम के नीचे क्या आता है अभी? सोडियम आता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ये क्या होता है? इसकी जो वैल्यू होती है सोडियम की ये होती है 0.9, इसकी 1.2 होती है, इसकी 1.5 होती है, इसकी 1.8 होती है। याद रखना, बहुत आसान है अभी। इनमें तो क्या किया था हमने? 0.5 इंक्रीज किया है हर एक में। 1 में 0.5 जोड़ा तो 1.5 आया, इसमें 0.5 किया तो 2 आया। इस तरह से हम करते गए हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? 0.3 जोड़ रहे हैं, 0.3, 0.3, 0.3, यहाँ तक 0.3 जोड़ा है। फिर उसके बाद में क्या हो गया? ये ऐसे याद रख लेना, इसमें से 1 माइनस किया ये हो गया, इसमें से 1 माइनस किया ये हो गया, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाते हो तो सेकंड लिखो। डाउन द ग्रुप कहां लिखो? यहां लिख दूं? क्या होगा? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा अभी? n की वैल्यू, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगी, n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है मैंने, ठीक है। अगर वो लिथियम सोडियम वाला एग्जांपल लेना चाहो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और उसके बाद में क्या आता है? सीजियम आता है। यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 0.9 था, यहाँ 0.8 है। इसकी रुबिडियम की भी 0.8 होती है, इनकी सेम सी रहती है अभी, पोटेशियम और रुबिडियम की। और सीजियम की 0.7 होती है। पीरियोडिक टेबल में पूछ ले सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है तो वो सीजियम की होती है। ये कितनी होती है? 0.7 होती है। इसी ऊपर हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन और फास्फोरस की लगभग मिलती जुलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी तरह से ये जो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया और ये वाला आयोडीन हो गया, इनकी भी सबकी क्या है? 2.5 है। तो इससे इस तरह से कोरिलेट करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया। अक्रॉस द पीरियड क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और डाउन द ग्रुप क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये था ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या एप्लीकेशन होगी भाई? पहली है कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? परसेंट आयनिक कैरेक्टर है वो निकाल सकते हैं। एक हैनी स्मिथ इक्वेशन है जो हेल्प करती है हमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने में। क्या इक्वेशन है भैया? इस इक्वेशन की हेल्प से हम परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? परसेंट आयनिक कैरेक्टर को मैं आईसी से लिख रहा हूं भाई। ये होगा 16xa माइनस xb, ठीक है, प्लस क्या होगा? 3.5 xa माइनस xb का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन अगर याद है, इसमें एक बात ध्यान रखना है भी आपको, जब ये क्या है? xa क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और xb क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। यानी ये डेल्टा x लिख सकते हो आप। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस हमेशा ही क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना है आपको। यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करना है आपको, रिवर्स नहीं करना, ठीक है। ए और बी क्या है? मान लो ए और बी हमारा मॉलिक्यूल है। इस तरह से दोनों एटम है, दोनों ने मिलकर ये मॉलिक्यूल बना रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लिया कि क्वेश्चन है ये कि कैलकुलेट परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ सीजियम फ्लोराइड। आपको सीजियम फ्लोराइड के अंदर परसेंट आयनिक कैरेक्टर वो कैलकुलेट करने हैं। कैसे करोगे?
आपको दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए, अभी लिखी थी मैंने। सीजियम की क्या होती है, सबसे कम होती है पीरियोडिक टेबल में 0.7 है। फ्लोरीन की क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, 4 होती है। एक बात और ध्यान रखना है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके नाम के पीछे आइड लग जाता है। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोराइड बन गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो 4 है। अब निकालो कैसे आएगा परसेंट आयनिक कैरेक्टर, इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, 16 है। एक्स ए किसको लेना है, फिर आपको फ्लोरीन को लेना है, ज्यादा वाले को आगे लेना है भाई। तो 4 माइनस क्या आ जाएगा, 0.7, ठीक है, प्लस क्या होगा 3.5 है। यहां क्या हो जाएगा, यहां भी वही रहेगा सेम, 4.7 होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लोगे आप, तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, परसेंट आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो अब आप इसको अगर सोल्व करते हो तो वैल्यू आती है 90.91% के लगभग। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से हम परसेंट आयनिक कैरेक्टर है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट एप्लीकेशन होगी। अब सेकंड है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये कैसे पता चलेगा भी, सीधी सी बात है, जो मेटल होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, और नॉन मेटल होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नॉन मेटल है और कम है तो मेटल है। यानी इधर की तरफ जा रहे हो तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। और इधर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है तो वो क्या होगी, मेटल हो गई। अब आप ये मत कह देना कि जो नोबल गैस होती है उनकी तो 0 होती है, वो मेटल है क्या, वो अलग से केस आ गया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। थर्ड पॉइंट, ये तो हो गया मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, भाई बॉन्ड मजबूत कौन सा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। जैसे आपसे कह दे कि आप बताओ HF, HCl, HBr और HI में किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो अब आपको पता है फ्लोरीन की, अभी मैंने सभी की वैल्यू लिखी है, जैसे फ्लोरीन की 4 होती है, इसकी 2.1 होती है ना, तो इसमें डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1.9 आएगा, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन की कितनी नहीं थी, 3 है, इसकी 2.1 है, यहाँ पे 0.9 डिफरेंस आएगा। इस तरह से इधर की तरफ जा रहे हो तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अगर डिफरेंस कम होता जा रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये क्या हो गया, सबसे वीक बॉन्ड है, ये आसानी से टूट जाएगा और H+ दे देगा। और आपको पता है जो आसानी से H+ दे दे तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा है ना। इधर की तरफ जाएंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको पता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। जाहिर सी बात है अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इधर की तरफ कम हो रही है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी इससे हम एसिडिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। ये कौन सी होगी, थर्ड एप्लीकेशन होगी इसकी। अब देखो ये हमने पॉइंट कर लिए। अब देखो एक और है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यहां तक नोट करो। अब लिख रहे हैं हम बॉन्ड नेचर, कि आपका बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, कैसे पता चलेगा। अगर दो बॉन्डी एटम है, मान लो A और B, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बॉन्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न तो इधर शिफ्ट होंगे ना इधर शिफ्ट होंगे, बीच में रहेंगे, है ना। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन न तो इधर खींच पाएगा ना इधर खींच पाएगा, सेंटर में रहेगा। ये वही बात होगी, एक रस्सी है, दोनों सेम स्ट्रेंथ वाले बंदे खड़े कर दिए, एक उधर से खींच रहा है एक इधर से खींच रहा है, तो अब वो रस्सी कहाँ रहेगी, सेंटर में रहेगी। अब हुआ क्या, दूसरा केस ये हो गया कि एक रस्सी पकड़ाई, एक साइड में स्ट्रॉन्ग बंदा खड़ा है और एक साइड में कमजोर बंदा खड़ा है, ठीक है, तो वो खींचेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वाला अपनी तरफ खींच ले जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी।
यानी डेल्टा, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। जीरो आएगा तो बॉन्ड आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो क्या होगा, बॉन्ड आपका पोलर होगा। अब यहां भी कंडीशन आती है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इक्वल है 1.9 के, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, 1.9 है, तो उसमें क्या होगा, 50% तो आयनिक करेक्टर होगा और 50% क्या होगा, उसमें कोवेलेंट करेक्टर होगा। सीसी कोवेलेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.9 है तो उसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, है ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, मतलब उसमें आयनिक करेक्टर आ गया। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा आयनिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1.9 होगा तो इसमें क्या होगा, आयनिक करेक्टर है वो डोमिनेट करेगा, यानी ज्यादा होगा। कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो ये कोवेलेंट के लिए निकालें हम। अब देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो लेस देन 1.9 हो तो उसमें क्या होगा, जो कोवेलेंट करेक्टर है वो आयनिक करेक्टर के ऊपर डोमिनेट करेगा, यानी यहां क्या करेगा, कोवेलेंट करेक्टर है वो डोमिनेंट होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो ये कुछ एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। एक और है, नोट कर लो आप पहले, एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर। ये कैसे पता लगेगा हमें। अब देखो मान लो कि हमारा बॉन्ड है MOH, मैं दो बार लिख देता हूं MOH। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो OH निकलेगा, क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा। OH माइनस अगर निकल रहा है तो मतलब कंपाउंड क्या होगा आपका, बेसिक होगा। और अगर ये बॉन्ड टूटता है तो क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, और क्या होगा आपका, एसिडिक करेक्टर होगा। हो सकता है अभी बाहर बरसात हो रही है, आवाज शायद उसकी भी आई साथ में आपको, हाँ। तो H प्लस निकलेगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यह पता चलेगा हमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस में, ठीक है। अब देखो आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, जैसे मैं एग्जांपल ही लेता हूं डायरेक्ट, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहां पर मैं ले लेता हूं सीजियम हाइड्रोक्साइड का। हाइड्रोजन की आपको पता है 2.1 होती है, ऑक्सीजन को भी आपको पता है 3.5 होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की डिफरेंस कितना है भाई, 1.4 है। अब इधर आ जाओ, ऑक्सीजन और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन और सीजियम को ऐसे लिख दूंगा ना मैं, ऑक्सीजन और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और यहां पर क्या लिखूं मैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ऐसे लिख दो। तो इन दोनों की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है भाई, पहले ऑक्सीजन की लिखूंगा मैं, ऑक्सीजन की होती है 3.5, सीजियम की होती है 0.7, तो माइनस करो कितना आएगा, 2.8 आ रहा है, और ये क्या था 1.4, यानी ये वाला डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, ठीक है। यानी ये वाला डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, तो जिसमें ज्यादा डिफरेंस आएगा वही बॉन्ड टूटेगा, यानी सीजियम और OH का बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से ज्यादा है, और जो डिफरेंस ज्यादा होगा वो टूटेगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहां पे ले लेते हैं हम एग्जांपल ClOH का। अब डिफरेंस निकालते हैं, यहां पर डिफरेंस किस किस का निकालेंगे हम, ऑक्सीजन और क्लोरीन के लिए,
और यहाँ के इसके निकालेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए। अब आपको ये तो पता है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन है। दूसरे नंबर पर कौन सा है आपका? ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं होगी, हमें वैल्यू क्या लेनी है? हमेशा पॉजिटिव लेनी है, रिवर्स नहीं करना हमें। तो यहाँ डिफरेंस क्या आएगा भाई? इसकी कितनी होती है? 3.5 होती है, इसकी 3 होती है, तो डिफरेंस आ जाएगा 0.5। और यहाँ कितना आएगा? अभी निकाला था, सेम ही रहेगा, ये तो 1.4 रहेगा। अब डिफरेंस कौन सा ज्यादा है? ये वाला है। और मैंने कहा था जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां ज्यादा होगा वो ही बॉन्ड टूटेगा, तो यहां से हाइड्रोजन टूट जाएगा। ठीक है, तो ये एसिडिक हो गया, ये बेसिक हो गया। किससे पता चला? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी इसमें हेल्पफुल रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट, कि अब हम स्केल करने वाले हैं कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 स्केल करने वाले हैं अभी। पहले हम कर रहे हैं मुल्लिकेन स्केल। आसान सा स्केल दिया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्या किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लो मुझे ए की इलेक्ट्रॉन, इसे XM लिख देता हूं। मोलिकेन स्केल है, X किसको डिनोट कर रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, X किसको डिनोट कर रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सिंपल सा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। मोलिकेन ने क्या कहा था? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी एटम की, वो क्या होती है? उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एवरेज होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या होती है? एवरेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपसे कहते हैं कि द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज, ये मान लो कि ये दे दिया लगभग 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए भाई। किस में होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। ये 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड ये दे दी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने वैसे ही माना है अभी। एक्चुअल क्या होगा? डेटा आपको गिवन होगा, उससे आपको करना है रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा? देन कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। आपको फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल आसान है। आपको क्या है? डेटा दे रखा है, तो मैं यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कैसे कैलकुलेट करूंगा? सीधी सी बात है, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी 17 + 4/2, तो ये कितना आ जाएगा? 21/2, यानी ये कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मुलिकन स्केल के बेस पर निकाल सकते हो। नोट करो आप। दूसरा स्केल है पोलिंग स्केल। पोलिंग थोड़ा बड़ा है अभी, मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं, तब तक आप नोट कर लो। पोलिंग स्केल, हाँ भाई, इसके बेस पे क्या करेंगे? इन्होंने क्या किया? 2 को डिफ्रेंशिएट किया। मतलब इन्होंने क्या किया? जैसे XA - XB, X क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A है, और ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ये A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये इक्वल किसकी होगी? 0.208। ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी भी। स्क्वायर रूट होगा EAB, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, इसमें क्या होगा? एनर्जी ऑफ AA इंटू एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। हाँ, ये क्या है अभी? बॉन्ड एनर्जी है ऑफ AB, जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है उसकी। ठीक है, ये एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है। और ये बॉन्ड एनर्जी क्या है? जब वो कोवलेंटेड बॉन्डेड हो, यानी A का A से B से B का B से बॉन्ड हो, तो बॉन्ड एनर्जी है। यानी ये बॉन्ड एनर्जी किसकी है?
बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए की है, यानी ए के बीच में है, और ये बॉन्ड एनर्जी किसकी है, जब बॉन्ड बी ने बी के साथ बना रखा हो। सीधी सी बात है, ये कंपाउंड कैसे बना होगा, ए ने बी के साथ रिएक्ट किया होगा, यानी A2 ने B2 के साथ रिएक्ट किया होगा, तो 2AB बना होगा, है ना। ये वाला बॉन्ड टूटा है और ये वाला बॉन्ड बना है, यही बात हुई है। तो अब क्या हुआ है कि बॉन्ड एनर्जी जो ए के बीच में है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं बॉन्ड एनर्जी है बी के बीच में से, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट लेके उसको मैं माइनस कर दूं जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है। ये बॉन्ड एनर्जी किसकी है, ए बी की। आपको क्या होगा, ये वैल्यू गिवन होगी और फिर आपको इनमें से दोनों में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी और आपको सोल्व करना होगा, ठीक है। पहले ये नोट कर लो, इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं अभी। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है एनर्जी की वैल्यू होगी, ये थर्मोडायनेमिकली डेटा है, यहाँ पर जो एनर्जी की वैल्यू होगी, बॉन्ड एनर्जी है, वो किलो कैलोरी पर मोल में होगी। अगर किलो कैलोरी पर मोल में नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लो उस पे, ठीक है। और अगर यहां पर जूल में होती ये वैल्यू, किलो जूल पर मोल होती, तो किलो जूल में क्या होगा, ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, 1017 के लगभग होता है, तो मैं इसको 102 लिख देता हूं भाई, ठीक है, 102 लिख देता हूं। तो अब क्या हो जाएगा, बाकी डिटो सेम ही रहेगा। ये कब होगा, एनर्जी ए बी की है, बॉन्ड एनर्जी ए बी की होगी, माइनस क्या करेंगे, स्क्वायर रूट है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, ठीक है। ये कब होगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में हो। ये किलो कैलोरी में है तो ये लगेगा, और किलो जूल में हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। या कन्वर्ट कर लो एक दूसरे को, नोट कर लो भी। मैं इसको नीचे वाले को हटा रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, या फिर मैं इधर कर दूं, चलो इधर ही कर देते हैं। हाँ, इस साइड कर रहा हूं मैं इसको। हाँ, तो मान लो कि आपको निकालना है, आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, क्वेश्चन है, मैं सीधा लिख देता हूं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF है, HF के लिए कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए। वो मान ली कि मुझे दे दी इन्होंने 96 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की मुझे दे दी, मान लो ये दे दी मुझे इन्होंने, कितनी मानूं मैं, हाइड्रोजन की दे दी मुझे 90 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन है, वो दे दी मुझे 40 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये मैंने वैसे ही माना है, आपको समझाने के लिए मैंने माना है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी मुझे हाइड्रोजन फ्लोराइड की दे रखी है, H2 की दे रखी है, F2 की दे रखी है। तो और अब पूछा है उसने, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, किसकी भाई, हाइड्रोजन की। मुझे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कैलकुलेट करनी है, और फ्लोरीन की वो दे देगा, ये आपको याद ही होगी, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। यानी इन्होंने XA माइनस XB लिया था, एक की फिक्स कर दी, 4 मान ली उसने। पॉलिंग ने क्या किया था, लाइनस पॉलिंग नाम था इनका, उन्होंने एक की मान ली, दूसरे की उसके रिस्पेक्ट में पेयर बना के कंपेयर किया था। फ्लोरीन की फिक्स कर ली 4, बाकी उनके साथ पेयर बना के निकाली थी बाकियों की वैल्यू। अब निकालो भी वैल्यू, पहले पुट करेंगे यहाँ पर, XA माइनस XB में क्या करोगे, X फ्लोरीन माइनस X हाइड्रोजन कर दोगे, है ना, HF है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 208 है, स्क्वायर रूट लोगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB मतलब HF की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 96 है, माइनस क्या करोगे आप, स्क्वायर रूट फिर आ जाएगा। अब बॉन्ड एनर्जी है A और B, ठीक है। तो A हमने फ्लोरीन को माना है, तो पहले फ्लोरीन की लिख लो, कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, और इसकी आगे वाले की 90 है। करो भी सॉल्व इसको, ये आ जाएगा 208
96 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 0, ये 3600 आ जाएगा, है ना। और इसका क्या आ जाएगा अभी आगे 0.208 96 60 आ जाएगा। और अब आ जाएगा स्क्वायर रूट ले लिया हमने, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा अभी 36 आएगा, ठीक है। और 36 का क्या होता है 208 इंटू 6, तो इसको सोल्व कर लो भी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ, नियर अबाउट क्या आ रहा है 1.2 के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू गिवन हो तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो ये क्या था XF माइनस XS था, ठीक है। ये वैल्यू आई है 1.2, वो ये आई है। अब मुझे निकालनी किसके लिए, ये वैल्यू XF माइनस XH आई है, वो आई है 1.2 के लगभग, एग्जैक्ट नहीं है, अभी आप कैलकुलेट कर लेना। तो अब क्या होगा, फ्लोरीन के लिए निकालनी है तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और फ्लोरीन की वैल्यू 4 है, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 1.2, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2.8 के लगभग आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मैं ये देख लेता हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा कैमरे में, बिल्कुल आ रहा है, हाँ जी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, जस्ट जो बॉन्ड एनर्जी दे रखी थी वो वैल्यू पुट किया, सोल्व किया है। उसके बाद में जो आएगा दोनों का डिफरेंस आएगा। XF की वैल्यू हमें पता थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 है, हाइड्रोजन की निकालनी है, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये क्या था आपका पोलिंग स्केल। अब आपसे पूछ ले कि पोलिंग और मुलिकन स्केल के बीच में क्या डिफरेंस, क्या मतलब क्या रिलेशन है, तो हम ये कहेंगे कि जो मुलिकन स्केल है वो पोलिंग स्केल से 2.8 टाइम्स होता है, ठीक है। मुलिकन स्केल क्या होगा, जो पोलिंग स्केल है उससे क्या होगा 2.8 टाइम्स होता है, ये रिलेशन होता है। अभी अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दे दे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे दे और कह दे कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो ऑन द बेसिस ऑफ पोलिंग स्केल, तो क्या निकाल सकते हो आप, बिल्कुल आसानी से निकाल लोगे, कैसे भी। यहाँ XM की वैल्यू पुट करो, XM की वैल्यू पुट करूंगा तो मैं XP इज इक्वल टू क्या होगा, XM क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय क्या था 2, XM की वैल्यू ये, और ये क्या हो गया इंटू 2.8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 5.6 आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करो, इससे क्या होगा पोलिंग स्केल पे निकाल सकते हो। यानी आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे दी और आपसे पूछ लिया कि पोलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये दो स्केल हो गए, एक मुलिकन स्केल हो गया, एक पोलिंग स्केल हो गया। थर्ड था ऑलरेड रोसो स्केल, थर्ड है ऑलरेड रोसो स्केल। हाँ, तो अब देखो मुलिकन ने तो क्या किया था, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर किया था, कोरिलेट किया था। पोलिंग ने बॉन्ड एनर्जी के साथ यानी थर्मोडायनेमिक डेटा लिए हैं, उसके साथ कोरिलेट किया है। अब ऑलरेडी रोसो ने क्या किया, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रेडियस के साथ आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कोरिलेट किया। कैसे किया भाई, मान लो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की है, वो XAR से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। AR क्या है, ऑल रेड, ठीक है। ऑलरेड के लिए ये लिख रहा हूं मैं। मुलिकन के लिए जैसे मैंने XM लिखा था, पोलिंग के लिए मैंने क्या लिखा था, P लगा दिया था, P फॉर पोलिंग, M फॉर मुलिकन, और AR क्या हो गया, ऑलरेड के लिए हो गया। अब देखो भाई कैसे हो निकालेंगे, इसमें निकालने का सिंपल सा तरीका है 3.359 इंटू क्या हो जाएगा जेड इफेक्टिव अपॉन में क्या हो जाएगा R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बस वही डेटा लिया है इन्होंने, बस ये वैल्यू आपको याद रखनी है 0.359। याद रखना भी आसान है। 3 में क्या किया, 3 में 2 प्लस कर दिया 5 आ गया, 5 में 4 प्लस कर दिया 9 आ गया।
है ना, ओडिन तो नंबर है, यहाँ 2 प्लस किए, यहाँ 4 प्लस किए, याद आसानी से रह जाएगा 359। अब देखो, अब आपको यहाँ क्या होगा, जेड इफेक्टिव दे दे और आर की वैल्यू दे दे तो आप निकाल लोगे, है ना, आसानी से निकाल लोगे। जेड इफेक्टिव मैंने शिल्डिंग इफेक्ट में निकालना सिखा ही दिया था। और रेडियस दे दे तो रेडियस से डिवाइड करोगे और रेडियस स्केल पे वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आसान है। अब पोलिंग के साथ इसको कंपेयर करना हो तो कैसे करोगे भी, जो पोलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके इक्वल होगी, ओलेड रोसो स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें आप क्या करोगे 0.744 प्लस कर दोगे, ठीक है। तो आपकी क्या आ जाएगी, पोलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। तो ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर, चलो एक देख लेते हैं। मान लो बोरॉन की रेडियस दे दी, तो बोरॉन का केस में करते हैं। तो आपको रेडियस दे दी, रेडियस ऑफ बोरॉन है, हमने मान लिया कि 1.5 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो देन कैलकुलेट, क्या करना है आपको, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बोरॉन, क्या होगी। अब देखो कि पहले तो बोरॉन के लिए आपको जेड इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है अभी, 1s2 2s2 2p1 होती है। जेड इफेक्टिव निकालने का तरीका है, पहले सिग्मा निकालो। सिग्मा मैंने निकालना सिखा रखा है वहां पे, जिसके लिए निकालना हो लास्ट जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना हो तो उसको छोड़ दो, उससे अंदर वाली सेल को n मानो। ये वाली nth सेल है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, कोई ना एक ही बात है, n वैल्यू हो जाएगी, ये n-1 हो जाएगी। p के लिए n की वैल्यू क्या होती है 0.35 इंटू 2 हो जाएगी, और n-1 के लिए वैल्यू क्या होती है, ये 35 है, 0.35 इंटू 2 है, और ये कितनी थी 0.85 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा भाई 0.70 आ जाएगा ना, और ये 1.7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 2.4 आ जाएगा। ये सिग्मा आ गया। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है आपका, जेड माइनस सिग्मा, 5 है, 5 माइनस 2.4 हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी भी वैल्यू आपकी 2.6 आ गई क्या, 2.6 आ जाएगी। ये अगर सिग्मा और ये नहीं निकालना आता है तो मैंने इस पे लेक्चर बना रखा है, शील्डिंग इफेक्ट, वहां से आप कर सकते हो। तो जेड इफेक्टिव 2.6 है, रेडियस आपको दे रखी है 1.5 है, तो इस पे वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओलेड रोसो स्केल है, कितना हुआ 0.359, यहाँ पे जेड इफेक्टिव 2.6 आया है और आपकी ये 1.5 है, तो इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। और ये ओलेड रोसो में की वैल्यू देके जेड इफेक्टिव और आर की, अगर आपको जेड इफेक्टिव और आर की वैल्यू देके आपसे पोलिंग स्केल में वैल्यू पूछ ले तो आप क्या करोगे, पहले ओलेड रोसो में निकालोगे और उसमें 0.744 प्लस कर दोगे तो पोलिंग स्केल में आ जाएगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिटेल में कर लिया है। हमने इधर कहा कि पीरियड में इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है, इनर्ट गैस की 0 होती है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज होती है, सीजियम की मिनिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने फैक्टर अफेक्टिंग किए थे, उसके बाद में ट्रेंड किया था, और उसके बाद में हमने क्या किया कि कुछ कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने 3 स्केल किए हैं, हमने मुलिकन स्केल, पोलिंग स्केल और रेड रोसो स्केल कर लिया है, ठीक है।